राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वासुदेव नंदन सीरीज हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में विशेषण देखा था और आज हम देखेंगे क्रिया। एक क्लास में क्रिया क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे शुरू से लेके अंत तक। तो क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है क्रिया, उसके कार्य और भेद। तो पहले परिभाषा दिया है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं और ये हिंदी की अपनी विशेषता है। तो समझ में आया कि क्रिया विकारी शब्द है और इसका परिवर्तन लिंग, वचन और पुरुष के आधार पे होता है। और जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। और क्रिया का रूपांतरण किससे होता है? लिंग, वचन और पुरुष से। ध्यान रखेंगे। अब है धातु। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तो क्रिया का मूल क्या है? धातु है। और धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरणार्थ पढ़ना क्रिया को ले लीजिए। इसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु पढ़ में लगा है। तो पढ़ मूल धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगा है तो क्रिया बनी है पढ़ना। इस प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु पढ़ है और इसी प्रकार खाना क्रिया में खा धातु में ना प्रत्यय लगाने से बनी है। हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चल में ना लगा है तो चलना, देख में ना लगेगा देखना। इन सामान्य रूपों में ना हटा के धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है और धातु की यह एक मोटी पहचान है। तो यदि धातु में ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्रिया बन जाएगी और क्रिया में से ना लगा देंगे तो धातु मिल जाएगा। जैसे पढ़ना में ना लगा दीजिए, पढ़ प्लस ना हटा दीजिए, पढ़ धातु मिल जाएगा। चलना में चल प्लस ना, चल धातु में ना प्रत्यय लगा है। हिंदी में क्रियाएं धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। हिंदी में जो क्रियाएं हैं वो धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। जैसे काम प्लस आना, कमाना। चिकना प्लस आना, चिकनाना। और दुहरा प्लस आना, दुहराना। तो केवल धातु से ही क्रिया नहीं बनती है, क्रिया संज्ञा और विशेषण से भी बनती है। जैसे काम संज्ञा है, उसमें आना प्रत्यय लगा है, कमाना बना है। चिकना विशेषण है, चिकना में आना प्रत्यय लगा है, चिकनाना बना है। ठीक। अब दिया है धातु के भेद। तो धातु के दो भेद होते हैं। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती हैं। एक तो मूल धातु और दूसरी यौगिक धातु। तो व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पे आश्रित नहीं होती। जैसे खा, देख, पी इत्यादि, ये मूल धातु है, ये किसी पे आश्रित नहीं है। और यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे खाना से खिला,
पढ़ना से पढ़ा, इस प्रकार धातुएं अनंत हैं। कुछ एकाक्षरी, 2 अक्षरी, 3 अक्षरी और 4 अक्षरी धातुएं होती हैं। अब दिया है यौगिक धातु की रचना। यौगिक धातु 3 प्रकार से बनती हैं। पहला, धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। दूसरा, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। और तीसरा, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। तो धातु में प्रत्यय लगाने से सकर्मक और अकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। दूसरा, कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। और तीसरा, संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम किसे देखेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया को। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे काटना से कटवाना, करना से कराना। मतलब इसमें काम खुद नहीं किया जाता है, प्रेरणा दे के दूसरे से कराया जाता है प्रेरणार्थक क्रिया में। तो जिस बात क्रिया से ये बोध हो कि कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। काटना से कटवाना, करना से कराना। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मोहन मुझसे किताब लिखाता है। मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, किसी की प्रेरणा से लिख रहा हूँ। मोहन मुझसे लिखाता है। इस वाक्य में मोहन करता है, स्वयं किताब न लिखकर मुझे दूसरे व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा देता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के 2 रूप हैं। जैसे एक तो गिरना से गिराना हो गया और दूसरा गिरवाना हो गया। दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी प्रेरणा में हैं। याद रखें, अकर्मक क्रिया जब प्रेरणार्थक होगी तो वो सकर्मक हो जाती है। अकर्मक क्रिया को यदि प्रेरणार्थक में बदलेंगे तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे राम लजाता है, यहाँ पे लजाना अकर्मक है, लेकिन इसको प्रेरणार्थक में करेंगे कि वह राम को लजवाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा कि वह राम को लजवाता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं हर स्थिति में सकर्मक ही रहती हैं। जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उससे किताब लिखवाई। पहले में कर्ता अन्य कर्म को हंसाता है और दूसरे में कर्ता दूसरे को किताब लिखने को प्रेरित करता है। और इस प्रकार हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाओं के 2 रूप चलते हैं। प्रथम में ना का और द्वितीय में वाना का प्रयोग होता है। जैसे हंसना, हंसवाना। तो प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप चलते हैं, एक में ना प्रत्यय और एक में वाना प्रत्यय। जैसे कुछ मूल धातु हैं, उसके द्वितीय तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे उठना से उठाना और उठवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। उड़ना से उड़ाना और उड़वाना, चलना से चलाना और चलवाना, देना से दिलाना और दिलवाना, जीना से जिलाना और जिलवाना, लिखना से लिखाना और लिखवाना, जगना से जगाना और जगवाना, सोना से सुलाना और सुलवाना, पीना से पिलाना और पिलवाना। अब आती है यौगिक क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगने से जो क्रिया बनती है
उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जो दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगने से क्रिया बनती है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना चलाना, हंसना हंसाना, चलना चल देना। अब आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बहुत पूछी जाती है। तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। किसे कहते हैं नाम धातु? तो जो धातु या संज्ञा से बने या विशेषण से, उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे देखिए संज्ञा से कौन सा बना है? संज्ञा है हाथ, तो हाथ से बना है हथियाना, याना प्रत्यय लगा के हथियाना बना है। और बात में याना प्रत्यय लगा के बतियाना बना है। तो हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ये संज्ञा से बना है हथियाना बतियाना, तो नाम धातु हो गया। और विशेषण से बना है चिकना से चिकनाना और गरम से गरमाना, तो यहाँ पे आना प्रत्यय लगा के नाम धातु बना है। तो हथियाना, बतियाना, चिकनाना, गरमाना, ये क्या है? नाम धातु है, पूछा जाता है। इसके बाद दिया है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। ऊपर व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद बताए गए हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो ध्यान देंगे, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सबसे पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। सकर्मक, जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पे पड़े, उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम करता है और खाने के साथ उसका कर्तृ रूप से संबंध है। अब प्रश्न होता है क्या खाता है? उत्तर है आम। तो इस तरह आम का सीधा संबंध खाने से है, अतः आम कर्म कारक है। और यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पे पड़ता है, इसलिए खाना क्रिया सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है। जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है, तो वह क्या गाता है? गीत गाता है। वह क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे कर्म छिपे हैं, तो यहाँ भी सकर्मक क्रिया है। तो मतलब जहाँ पे जिस वाक्य में क्वेश्चन करने पे आंसर मिल जाए कि श्याम आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है। वह गाता है, क्या गाता है? गीत गाता है। वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो जहाँ आंसर मिल जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होगी और जहाँ न मिल पाए वहाँ अकर्मक होगी। तो सकर्मक क्रिया जिसका कर्म हो, जिसके साथ कर्म की संभावना हो। तो सकर्मक क्रिया को हमने देखा, अब हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पे हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पे न पड़ के कर्ता पे पड़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है और श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पे पड़ता है, इसीलिए सोना क्रिया अकर्मक है। अब श्याम सोता है, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे श्याम क्या सोता है, क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा, तो आंसर कहाँ से मिलेगा? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और यहाँ पे श्याम सोता है, सोना क्रिया का पूरा प्रभाव कर्ता श्याम पे पड़ रहा है, कर्म है ही नहीं, तो अकर्मक क्रिया है। अब देखेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान।
सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और यदि न मिले तो क्रिया अकर्मक होगी। उदाहरणार्थ मारना, पढ़ना, खाना। इन क्रियाओं में क्या, किसे लगा के प्रश्न किए जाएं तो इनके उत्तर इस प्रकार होंगे। जैसे किसे मारा तो किसी न किसी को मारा ही होगा, किशोर को मारा। क्या खाया, खाना खाया। क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसे, क्या, कौन लगाने पे मिल जा रहा है। तो इन सब उदाहरणों में क्रियाएं सकर्मक है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। जैसे अकर्मक में देख लीजिए, उसका सिर खुजलाता है, और सकर्मक में वही हो जाएगा, वह अपना सिर खुजलाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अकर्मक है, लेकिन मैं घड़ा भरता हूँ, सकर्मक है। तुम्हारा जी ललचाता है, यहाँ पे ललचाना अकर्मक है, लेकिन ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, यहाँ पे ललचाना सकर्मक है। जी घबराता है, यहाँ पे घबराता है अकर्मक है, लेकिन विपदा मुझे घबराती है, सकर्मक है। वह लजा रही है, लजाना यहाँ अकर्मक है, लेकिन वह तुम्हें लजा रही है, यहाँ पे लजाना सकर्मक है। तो कुछ क्रियाएं प्रसंग अनुसार सकर्मक और अकर्मक होती हैं। अब द्रष्टव्य दिया है कि जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। तो जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक सकर्मक दोनों में होता है उन्हें क्या कहते हैं, उभयविध धातु कहते हैं। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद इस प्रकार है, आइए देखते हैं। सबसे पहले है द्विकर्मक क्रिया। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और दो कर्म वाली होती हैं। जैसे राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्म तो एक ही है, किंतु रोटी और किंतु मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ में दो कर्म हैं, एक तो लड़के को और एक तो वेद। तो ध्यान देंगे, राम ने रोटी खाई तो यहाँ पे कर्म एक ही है, रोटी, किंतु मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, यहाँ पे दो कर्म है, एक तो लड़के को और दूसरा वेद। तो कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं, कुछ दो कर्म वाली होती हैं। राम ने रोटी खाई में एक कर्म है रोटी, और मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ में दो कर्म है, एक तो लड़के को दूसरा वेद। तो द्विकर्मक क्रिया समझ में आ गया। अब है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो आइए संयुक्त क्रिया को देखते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। जैसे घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा और पहुंच गया संयुक्त क्रियाएं हैं। घनश्याम रो चुका में रो और चुका दो क्रिया है। किशोर रोने लगा, रोने और लगा दो क्रिया है। वह घर पहुंच गया, पहुंच और गया दो क्रियाएं हैं। तो इन वाक्यों में रो चुका, रोने लगा, पहुंच क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया है। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किंतु संयुक्त क्रियाएं इनसे भिन्न हैं, क्योंकि जहाँ एक और साधारण क्रियापद हो, रो, सो, खा इत्यादि धातुओं से बनते हैं, वहाँ दूसरी ओर संयुक्त क्रियाएं होना, आना, जाना, रहना, रखना, उठाना, लेना, पाना, पढ़ना, डालना, सकना, चुकना, लगना, करना, भेजना, चाहना
इत्यादि क्रियाओं के योग से बनती है। इसके अतिरिक्त सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया में देखिए, लेट जाना, गिर पड़ना, ये क्या है? अकर्मक क्रिया में है, लेट जाना और गिर पड़ना। और सकर्मक क्रिया में बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार में संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। संयुक्त क्रिया की एक विशेषता यह है कि इसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है। जो पहली क्रिया है ना, वही प्रधान होती है, और दूसरी उसकी अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, इसमें सकना क्रिया पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रही है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। तो आइए देखते हैं संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं। तो अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्यतः 11 भेद हैं। पूछा जाता है संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? 11। पहला है आरंभ बोधक। पहला भेद क्या है? आरंभ बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा और राम खेलने लगा इत्यादि। तो जिस क्रिया से आरंभ होने का बोध हो, कोई चीज़ शुरू हो रही है, जैसे वह पढ़ने लगा मतलब पढ़ना शुरू कर दिया, पानी बरसने लगा मतलब पानी अभी बरसना शुरू कर दिया, राम खेलने लगा, राम अभी खेलने शुरू कर दिया। तो जिससे संयुक्त क्रिया के आरंभ होने का बोध हो, वहाँ आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होती है। एक दूसरा भेद है समाप्ति बोधक क्रिया। तो जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो, उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है। धातु के आगे चुकना जोड़ने से समाप्ति बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। तो जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के पूर्ण होने का बोध हो कि काम खत्म हो गया है, वहाँ समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। अब तीसरी संयुक्त क्रिया है अवकाश बोधक। जिससे क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, वहाँ अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह मुश्किल से सो पाया, जाने न पाया। तो जिस क्रिया को निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, तो वह मुश्किल से सो पाया, जाने न पाया, तो वहाँ अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती है। अब चौथा है अनुमति बोधक। तो जिससे क्रिया करने की अनुमति दी जाने का बोध हो, वहाँ अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। ये बड़ा आसान है, इसके नाम में ही परिभाषा छिपा है। जैसे मुझे जाने दो, मतलब अनुमति मांगी जा रही है किसी से कि मुझे जाने दो, मुझे बोलने दो। यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। दो, तो देना धातु मतलब किसी से परमिशन मांग रहे हैं, मुझे बोलने दो, मुझे जाने दो, तो वहाँ अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। पांचवी है नित्यता बोधक। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। तो जिससे कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, वह नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे हवा चल रही है, पेड़ बढ़ता गया, तोता पढ़ता रहा। मुख्य क्रिया के आगे जाना या रहना जोड़ने से नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे हवा चल ही रही है, अभी समाप्ति नहीं हुई है, पेड़ बढ़ता ही गया और तोता पढ़ता ही रहा। इसके बाद है अवकाश बोधक या आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक देखते हैं। तो जिससे कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, वहाँ आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है।
जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए। साधारण क्रिया के साथ पढ़ना, होना चाहिए क्रियाओं को जोड़ने से आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है मतलब आवश्यकता है, तभी तो तुम्हें यह काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें आवश्यकता है इसकी, तो वहाँ आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। 7वां है निश्चय बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापार की निश्चयता का बोध हो उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बीच ही में बोल उठा, उसने कहा मैं मार बैठूंगा, वह गिर पड़ा, अब दे ही डालो। इस प्रकार की क्रियाओं में पूर्णता और नित्यता का भाव वर्तमान है, तो यहाँ पे क्या है? निश्चय बोधक है। अब है इच्छा बोधक। तो इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। जैसे वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ। क्रिया के साधारण रूप में चाहना क्रिया जोड़ने से इच्छा बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। 8वां है अभ्यास बोधक। इससे क्रिया के करने के अभ्यास का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में करना क्रिया लगाने से अभ्यास बोधक संयुक्त क्रियाएं बनती है। जैसे यह पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। तो यहाँ क्रिया करने के अभ्यास का बोध हो रहा है, इसीलिए अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया है। अब 10वां है संयुक्त क्रिया का भेद शक्ति बोधक। इससे कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे मैं चल सकता हूँ, वह बोल सकता है, इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है। फिर 11वां है पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया। जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तो उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह प्रायः आया जाया करता है। पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो। तो यहाँ पे पढ़ा लिखा, आया जाया, मिलते जुलते क्या है? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। तो अब संयुक्त क्रिया हमारी यहीं पे समाप्त होती है और आती है सहायक क्रिया, नाम बोधक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। फिर इसके बाद वाच्य आ जाएगा। तो वाच्य तो हम इस क्लास में नहीं देखेंगे, या देख भी सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट करने और पूरा करने में सहायक होती हैं। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक सहायक क्रियाएं होती हैं। हिंदी में इन क्रियाओं का व्यापक प्रयोग होता है। इनके हेर फेर से क्रिया का काल बदल जाता है। जैसे वह खाता है, मैंने पढ़ा था, तुम जगे हुए थे, वे सुन रहे थे। यहाँ पे खाना, पढ़ना, जगना और सुनना मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ क्रियाओं के अर्थ की प्रधानता शेष क्रियाएं जैसे हैं, था, हुए, थे, रहे थे, ये सहायक क्रियाएं हैं। ये मुख्य क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती हैं। अब आता है नाम बोधक क्रिया। तो नाम बोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा प्लस क्रिया मिलेगा, भस्म करना, भस्म संज्ञा है और करना क्रिया है, तो ये नाम बोधक क्रिया हो गई। फिर विशेषण और क्रिया मिलेगा तो भी नाम बोधक क्रिया बनेगा। जैसे दुखी होना, निराश होना। अब द्रष्टव्य दिया है कि नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती हैं। दोनों में यही अंतर है।
अब है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है और तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इससे नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब है क्रियार्थक संज्ञा। तो जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ पे टहलना क्रिया है लेकिन ये संज्ञा की तरह व्यवहार में आई है, इसीलिए क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। फिर दूसरा है कि देश के लिए मरना कहीं अच्छा है। तो यहाँ मरना क्रिया है लेकिन संज्ञा की तरह व्यवहार में आई है, तो यहाँ पे क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। तो देश के लिए मरना कहीं अच्छा है। अब क्रिया होती है समाप्त। अब आता है वाच्य। तो वाच्य को देख लेंगे अगर हम इसमें, तो अगली क्लास में काल देखना रहेगा। तो वाच्य को देख ही लेते हैं, छोटा सा है, समाप्त हो जाएगा। वाच्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। ऐसा देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया का लिंग, वचन एवं पुरुष कभी कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार होते हैं तो कभी कर्म के वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार। लेकिन कभी कभी वाक्य की क्रिया कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होके एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष भी होती है, और यही प्रयोग है। अतः प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं: कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। कर्तरी प्रयोग क्या है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। कर्मणि प्रयोग में क्या होता है कि जब वाक्य की क्रिया लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा। भावे प्रयोग में क्या होता है, तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार न होके एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों तब भावे प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। वाच्य के भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं वाच्य के? 3 होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले है कर्तृवाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। जैसे कौन खाता है? लड़का खाता है। तो यहाँ पे कर्ता, लड़का प्रधान है। मैंने पुस्तक पढ़ी, किसने? तो मैंने। यहाँ पे मैंने क्या है? कर्ता है, उसकी प्रधानता है। फिर कर्मवाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होके कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं पानी पीता हूँ के स्थान पे मुझसे पानी पिया जाता है, लिखना गलत होगा। निषेध के अर्थ में यह लिखा जा सकता है कि मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता।
अब है भाववाच्य। भाववाच्य में दिया है कि क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। राम से टहला भी नहीं जाता, मुझसे बैठा भी नहीं जाता, धूप में चला भी नहीं जाता। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म के स्थान पे क्रियाएं ही अधिक प्रधान हो गई हैं। फिर दिया है टिप्पणी। यहाँ द्रष्टव्य है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती है और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। तो यहाँ पे हमारा क्रिया और वाच्य समाप्त हुआ। अब आता है काल। एक वीडियो में हम पूरा काल देख के ख़त्म कर देंगे। तो अब अगला वीडियो कल मिलेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमारे ऐप से आगाज बैच से जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर से संपर्क करें। वहाँ पे आपको कामता प्रसाद गुरु की बुक मिलेगी और व्याकरण स्पेशल प्रैक्टिस मिलेगा, थ्योरी मिलेगा। वहाँ पे आपको साहित्य का प्रैक्टिस और थ्योरी मिलेगा, आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें हिंदी टीचर्स एकेडमी और आगाज बैच ज्वाइन करें। अभी होली का ऑफ़र भी है, होली तक ऑफ़र है। 999 से फ़ीस घटा के 899 कर दिया गया है। तो 899 में आप जुड़ सकते हैं। होली से पहले जुड़ना है, होली तक तो जुड़ जाइए, या इस नंबर पे भी संपर्क करके या इस पे भी पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं 94 52 86 93 35। तो जुड़िए, देर ना करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।